Okay, in the last class, we have started the business studies. We have discussed about the human activity. ह्यूमन एक्टिविटी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। उसमें फिर हमने कहा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, जहां मोटिव होता है अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग, पैसा कमाना, ठीक है, वहां पे उस एक्टिविटी को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, बिजनेस, राइट, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा डिस्कशन जो चल रहा था, अबाउट द बिजनेस। बिजनेस के बारे में हमने डिस्कस किया कि बिजनेस बेसिकली होता क्या है, ठीक है, जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह सेल करते हैं और मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। तो उसी से बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक निकले, ठीक है। देयर आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस, या बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं अगर उसकी बात करें तो पहला फीचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं वही अपने कैरेक्टर की बात करता हूँ चुन्नी लाल की, कि मेरा जो कैरेक्टर है जनरली, जो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, चुन्नी लाल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, चुन्नी वो लाल वांट्स टू रन ए बिजनेस। ओके, तो बिजनेस करने के पीछे उसका माइंडसेट क्या रहेगा? क्या वो बिजनेस करने से पहले सोचेगा कि अच्छा मैं बिजनेस करूं, मेरे को बहुत समाज सेवा करनी है? नहीं, बिजनेस करने के पीछे एक ही सोल ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, देखो ये समाज सेवा का भी काम कर रही है। हम रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस का एक एग्जांपल देता हूं, रिलायंस या और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपका ये क्या कहते हैं, विप्रो है, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सोशल सर्विस का भी काम करते हैं, ये गाँव को अडॉप्ट करते हैं, वहां पे लाइटिंग की फैसिलिटी करते हैं, वहां एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं, एजुकेशन के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, सोशल सर्विस कर रहे हैं। लेकिन वो सोशल सर्विस क्यों कर पा रहे हैं? वो सोसाइटी को पे बैक कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी से जो उन्होंने कमाया है वो उन्हें पे बैक करना है। और उसमें भी एक तो उनको इमेज क्रिएट करनी है अपनी अच्छी, सेंटिमेंट्स के साथ, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ना है, और अगर लोगों से वो सेंटिमेंटली जुड़ेंगे तो डेफिनेटली उनको बिजनेस में फायदा होगा। दूसरी बात, उनके ऊपर गवर्नमेंट का नॉर्म्स भी होता है। आप आगे के लेवल पे धीरे धीरे पढ़ोगे कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो ह्यूज जिनके टर्नओवर, ह्यूज जिनके प्रॉफिट्स होते हैं, उनको अपने प्रॉफिट का एक पार्ट सोशल कॉज के लिए भी खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर वो अलग बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट तो है ही, लेकिन एक ही मोटिव से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। कोई भी बिजनेस, कोई कहता नहीं इतना डिस्काउंट, फलाना डिस्काउंट, हम फ्री में कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। जियो ने बहुत फ्री बांटा, फ्री बांटा, फ्री बांटा, फ्री बांटा, एक दिन आ गया भैया 399 वाला प्लान, तो आदत डाल दी, लोगों को एडिक्शन क्रिएट कर दिया। तो अगर 10 लाख लोग भी वो फ्री में यूज कर रहे थे और उसमें से 5 लाख भी उसके कस्टमर बन गए, तो हो गया ना। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट अर्निंग। दूसरी बात, जो भी बिजनेस होता है उसमें जो एक्टिविटीज होती है वो क्या काइंड ऑफ एक्टिविटीज होगी? या तो उसमें किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन होगा, या सेल होगा, एक्सचेंज होगा, ट्रांसफर होगा, मतलब कोई ना कोई वैल्यू इन्वॉल्व। आज हमारी मदर घर में खाना बनाती है, हमसे पैसे लेती है कि सुबह के इतने पैसे और शाम के इतने पैसे, डोसा बनाऊंगी तो इतना लगेगा और मैगी बनाऊंगी तो इतना लगेगा, नहीं। लेकिन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उस खाने के क्या लग रहे हैं? पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी तो ये इन्वॉल्व है कि कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई सेल हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन साथ में उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू भी इन्वॉल्व है, ठीक है। होने को तो हमारे को भी ट्रांसफर हो रहा है। मान लीजिए किसी ने गिफ्ट ट्रांसफर किया, आपका बर्थडे है, पापा ने आपको लैपटॉप गिफ्ट दे दिया, तो बाद में बिल थोड़ी ना भेज देंगे, बेटा पैसे दे देना, नहीं, बिकॉज वहां वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती, वो इमोशंस है, प्यार है, ठीक है। बट यहाँ अगर कोई शॉप लगा के बैठा है, कुछ भी सेल कर रहा है, तो सेल तो कर रहा है लेकिन बदले में पैसा ले रहा है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट होगा। एक्टिविटीज ये होंगी, कोई ट्रांसफर होगा, एक्सचेंज होगा तो भी उसमें कोई ना कोई वैल्यू क्या होगी? इंक्लूड होगी, ठीक है। रेगुलर होनी चाहिए डीलिंग। रेगुलर बोले तो सपोज
मेरे पास एक पुरानी मोटरसाइकिल है, मेरे पास एक पुरानी मोटरसाइकिल है, वो काम नहीं आती, आई वॉन्ट टू सेल है। तो मैंने क्या डिसाइड किया, OLX सुना है आपने, है ना, क्विकर, OLX, ऐसे ऐप्स आ गए आजकल, तो ऑनलाइन का जमाना है। तो मैंने OLX पे उसका एडवर्टीजमेंट पोस्ट कर दिया और अपनी मोटरसाइकिल को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो क्या मैं मोटरसाइकिल का डीलर हो गया क्या? वो मेरी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, वेयर आई एम प्रोवाइडिंग द एजुकेशन सर्विसेज एंड फॉर दैट आई एम चार्जिंग द मनी। दिस इज माय रेगुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी है वो रेगुलर भी होनी जरूरी है, चाहे वो जो गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं वो रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। वन टाइमर तो कोई भी जरूरत के हिसाब से वो एक्टिविटी कर लेता है। अब मान लीजिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची, तो उसमें सेल भी था, उसमें वैल्यू भी थी, बट वो मेरा बिजनेस नहीं है, क्योंकि मेरा वो रेगुलर वर्किंग नहीं है, रेगुलर काम नहीं है। तो रेगुलरिटी भी होना जरूरी है। प्रॉफिट मोटिव हमने बोल ही दिया, ऑब्वियसली प्रॉफिट मोटिव होगा तो प्रॉफिट अर्निंग भी होगा। जब मोटिव ही नहीं होगा तो अर्निंग कहां से होगा? ठीक है, आपको अच्छा स्कोर करना मोटिव होगा तो स्कोर अच्छा आएगा, आप उसके लिए स्ट्राइव करोगे, मेहनत करोगे, ट्राई करोगे, तो प्रॉफिट मोटिव होगा तो अर्निंग होगा। तो अल्टीमेट एम मैंने कहा प्रॉफिट ही होता है, और उसके अलावा भी हर बिजनेसमैन का एक ही टारगेट रहता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, है ना। 2 महीने में मुकेश अंबानी 9th पोजीशन, रिचेस्ट, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन 9th पोजीशन से 5th पोजीशन पे आ गए। ठीक है, सी इट इज ए मोटिवेटिंग फैक्टर, है ना। ऐसा मत कहना कि सर अंबानी जियो के एडवर्टीजमेंट करते, नहीं भाई, मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन इट इज ए मोटिवेटिंग थिंग। ठीक है, हम किसी भी चीज से मोटिवेट हो सकते हैं। तो वही कि हर बिजनेस का ये मोटिव होता है, हर बिजनेसमैन का ये मोटिव होता है कि साथ में वो उसको क्या करे, मैक्सिमाइज करे। ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी वो यूजफुलनेस। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, हमने बोला था कि वहां हम यूजफुलनेस नहीं बोलते उसको, लेकिन यहाँ बहुत सारी यूजफुलनेस, बहुत सारी यूटिलिटी बिजनेस क्रिएट करता है। लाइक फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। ये क्या है? फॉर्म यूटिलिटी, जहां पे कोई एक कमोडिटी है, उसका फॉर्म, उसका रूप चेंज होके दूसरी कमोडिटी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं कि क्लोथिंग को, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देते, गारमेंट में कन्वर्ट कर देते। और क्लोथिंग के पहले भी आपको पता है कि वो क्या होता है, धागा होता है, थ्रेड होता है। थ्रेड इज कन्वर्टेड इनटू क्लोथ एंड क्लोथ इज देन कन्वर्टेड इनटू गारमेंट। तो फॉर्म यूटिलिटी। तो बिजनेस कुछ यूटिलिटी भी प्रोवाइड करता है, यूजफुलनेस भी प्रोवाइड करता है। जहां पे पहली यूटिलिटी है फॉर्म यूटिलिटी, जहां पे एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरी है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या है? बिकॉज ऑफ बिजनेस द कमोडिटी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अगर आज आपको कोई चीज मुंबई में चाहिए तो मुंबई में आपको अवेलेबल हो जाएगी, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, एंड द टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी में मतलब द गुड्स आर अवेलेबल व्हेनेवर दे आर इन नीड। जब हमें जरूरत हो, मार्केट पड़ा हुआ है, जाएंगे और जाके खरीद के ले आएंगे, दैट इज टाइम यूटिलिटी। तो बिजनेस वो यूटिलिटीज क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। हम अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं कि बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं होता। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आप उसको इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलते हो, कि कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, और उस कैपिटल इन्वेस्ट करने से के पीछे होलसेल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कल को उससे रिटर्न होगा। उस पैसे का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके बदले जो प्रॉफिट कमाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो होगा लेकिन रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। कोई परफेक्टली एस्टिमेशन लगाया जा सकता है। मान लीजिए हमारे चुन्नी लाल ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, उसने देखा कि मुझे इसमें 10 लाख रुपीज लगाना पड़ेगा,
और किसी ने उसको कन्विंस कर दिया कि भैया इसमें बिजनेस कर ले तू, तो इसमें तेरे को साल में 50% रिटर्न मिल जाएगा। मतलब चुन्नी लाल जी तो लालच में आ गए कि भैया मैंने 10 लाख लगाए तो मेरे को एक साल में 5 लाख तो मिल ही जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 5 लाख मिल जाएगा, तो 2 साल में तो मेरा पैसा कवर। अब पता चला जब चुन्नी लाल जी बिजनेस करने गए तो उतना रिटर्न हुआ ही नहीं, उल्टा वो लॉस में चले गए। तो अनसर्टेनिटी है बिजनेस में, कोई परफेक्शन से नहीं कह सकता कि इतना रिटर्न हो ही जाएगा। रिटर्न आर ऑलवेज अनसर्टेन। बिजनेस नहीं चला, बहुत सारी चीजें होती है। जिस कमोडिटी में वो डील करना चाहते थे उसकी प्राइसेस ड्रास्टिकली डाउन हो गई, वो आउट ऑफ फैशन हो गई, लोग उसको डिमांड नहीं कर रहे हैं, बंद हो गई, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो बहुत जो रिटर्न है वो अनसर्टेन है। और दूसरी बात, अगर जहां अनसर्टेनिटी होती है वहां रिस्क होती है। कहते हैं बिजनेसमैन इज ए रिस्क बियरर। जिसको रिस्क बियर करने का मादा है, हिम्मत है, कहते हैं उसे ही क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। बिकॉज बिजनेस में रिस्क है। आपके सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लॉकडाउन। आज लॉकडाउन हो गया, अच्छे भले चलते हुए बिजनेस क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। ठीक है, हम देख रहे हैं अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी शॉप्स बंद हो गई। एटलस के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। एटलस साइकिल जो कभी नंबर 1 साइकिलिंग कंपनी हुआ करती थी इंडिया की, वो बंद हो गई। तो अनसर्टेनिटी ब्रिंग्स रिस्क। बिजनेस में रिस्क है और बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं। कोई भी रिस्क ले लो आप, अलग अलग तरह के लॉसेज हो जाते हैं। बिजनेस प्रीमाइसेस में पता चला आग लग गई, कोई चोरी हो गई। ठीक है, वही हमारे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है और एकदम से मार्केट में प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया। तो हमने तो वो स्टॉक खरीदा हुआ है और मार्केट में प्राइस डाउन हो गया, तो अब क्या होगा, उतना प्राइस भी जितना हमारा कॉस्ट उसमें लगा हुआ है, जितना हमारा पैसा उसमें लगा हुआ है, शायद उतना पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। तो एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स द रिस्क एंड रिस्क इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। Is that okay? So these are the characteristics of a business. Okay, so come on to the second kind of activity in the business, that is profession. अब business और profession में क्या फर्क है, वो भी आपको इस डिस्कशन से समझ में आ जाएगा। बिजनेस में तो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, हमने कहा ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी चला रहे हैं, सब बिजनेस। ठीक है, बट प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे किसी इंडिविजुअल पर्सन का कोई स्किल, ठीक है, उसके अंदर कोई क्वालिटी होगी, कोई स्किल होगा, हुनर होगा जिसको हम बोलते हैं, उस हुनर की जरूरत पड़ती है, उस टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ती है, वहां हम उसे बोलते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन डेफिनेटली सर्विस इंडस्ट्री का ही पार्ट है। प्रोफेशन में सर्विसिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, आज डॉक्टर का काम कोई और नहीं करता, बिजनेस फिर भी कोई भी कर सकता है। ठीक है, आज डॉक्टर है, कोई भी है, मान लीजिए कोई फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है। ठीक है, तो जनरल फिजिशियन जो आपके कॉफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम होता है, फीवर का प्रॉब्लम होता है, वही उसका जजमेंट कर सकता है। और डॉक्टर में भी आप देखो अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, हार्ट के डॉक्टर अलग होते हैं, न्यूरो के डॉक्टर अलग होते हैं, आपने सुना होगा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अलग होते हैं। तो वो अपने अपने सेगमेंट में, अपने अपने फील्ड के वो मास्टर्स हैं। ठीक है, आप और भी ले लो, एक्टर्स ले लो, एक्टर्स हैं। अब हर कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, प्रोफेशनल एक्टिंग, हर कोई गाना नहीं गा सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है, उनको एक एक्सपर्टीज नॉलेज है अकाउंटेंसी की, टैक्सेशन की। ठीक है, उनका एक स्किल है कि वो बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स है, बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल्स है, उनको बेहतर ढंग से तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक स्किल ऑफ द इंडिविजुअल, उसका एक हुनर, ठीक है ना, होता है ना,
सी बार वो अपने प्रॉस एंड कॉन्स भी देखते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देखते हैं। ठीक है, क्रिकेटर है हर कोई, वैसे तो गली क्रिकेट तो हम सब खेलते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल क्रिकेटर की तो स्किल अलग होगी ना। ठीक है, तो वही इंडिविजुअल कोई ना कोई स्किल होती है, उनके अंदर हुनर होता है, जिसके बेसिस पे वो अपना प्रोफेशन रन करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए, पेंटर हो गया, सिंगर हो गया, एक्टर हो गया, टीचर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, दे आर ऑल प्रोफेशन। ठीक है, अब दूसरा उसका फीचर क्या है कि उनका कोई ना कोई एक कंट्रोलिंग बॉडी रहती है जिससे वो एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे डॉक्टर्स का हम सुनते हैं आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो हर जो डॉक्टर है वो आईएमए से रजिस्टर्ड होता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होता है। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन कह दो, जो डॉक्टर्स के कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करती है कि भाई व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज कि आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। आज व्हाइट कलर का ब्लेजर पहनना पड़ेगा तो वो कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है कि हम व्हाइट कलर का कोट और ब्लेजर पहने किसी को देखते तो समझ जाते हैं कि अच्छा ये डॉक्टर है। हम ब्लैक कलर का कोट किसी को पहने हुए देख लेते तो बार काउंसिल होता है, तो जितने एडवोकेट्स होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है। आज जो सीए बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो उसका एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी स्टूडेंट सीए करेगा वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से सबसे पहले रजिस्टर होगा, फिर वो उसके एग्जाम देगा और फिर वो उसका मेंबर बनेगा। अब जब मेंबर बनेगा तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कुछ नॉर्म्स हैं, तो वो जब अपनी प्रैक्टिस करेगा, अपना जब प्रोफेशन को वो अपने करियर में कन्वर्ट करेगा, जब वो पैसा कमाना शुरू करेगा, अपना ऑफिस सेटअप करेगा, तो उसको ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक नॉर्म्स पिछले कुछ टाइम में था, इवन जैसे सीए के केस में ऐसा होता था कि ICAI ने फिक्स किया हुआ था कि आपके ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लगेगा उसका ये साइज होगा, तो इसका मतलब वो अपने ऑफिस के बाहर उससे बड़े साइज का बोर्ड भी नहीं लगा सकते। आप देखना सीए के ऑफिस में एक 3x4 या 2x3 का एक साइज का, जितने सीए के ऑफिस में जाओगे उसी साइज का बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। तो वो उनके कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है, वो उनके एथिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो वो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक किसी न किसी एसोसिएशन, किसी न किसी बॉडी से जुड़े हुए रहते हैं, और उस बॉडी के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशन होता है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और हर प्रोफेशनल को व्हाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। राइट, कैरेक्टरिस्टिक भी वही है। पहला तो डिस्कशन हो गया, कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, ठीक है, जो जनरल नहीं होती। हर आदमी इलाज नहीं कर सकता, ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, हर आदमी बैलेंस शीट नहीं बना सकता, हर आदमी टैक्सेशन फाइल का काम नहीं कर सकता, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा। 5 प्रोफेशनल, ये 2 पॉइंट तो ऊपर भी आ रहे हैं, उनका कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा जिसके वो मेंबर होंगे, और उसी मेंबरशिप के हिसाब से ही, उसकी कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से वो अपना वर्किंग करेंगे। आ गया बाउंड टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन, वो रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए रहते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो एसोसिएटेड है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के अंदर में ही उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया कि भाई 8 बजे के बाद कोई भी पर्सन काम नहीं करे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियर्स की भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, सबकी ऑर्गेनाइजेशन एक बनी हुई रहती है जो उस सारे प्रोफेशनल्स को कंट्रोल करती है या उनको एक डायरेक्शन देती है कि उनको किस डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, सर्विस मोटिव, कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे तो वही वाली बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मोटिव तो क्या है, अर्निंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट है, लेकिन कभी कभी उसमें सर्विस मोटिव भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सी बार जो डॉक्टर्स होते हैं, वो जो कोई गरीब उनके पास पेशेंट आते हैं, पुअर पेशेंट आते हैं, तो उनका इलाज फ्री में कर देते हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहां उनका अर्निंग मोटिव से मोटिव स्विच होके क्या हो गया, सर्विस मोटिव हो गया। बहुत सी बार हम देखते हैं जो एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं,
वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, कोई चैरिटी का शो कर देते हैं, गरीबों के लिए पैसा इकट्ठा करना है, कोई फ्लड अफेक्टेड एरिया होता है या कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो वो कुछ ऐसे कैंपेन्स चलाते हैं जिसमें वो पैसा चार्ज नहीं करते और पैसा इकट्ठा होता है और वो रिलीफ के काम आता है। तो कभी कभी इस सब चीजों में सर्विस मोटिव भी इंक्लूड हो सकता है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करें हमने कहा फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? नौकरी, सीधे सीधे जहां पे हम किसी और के लिए काम करते हैं। बिजनेस अपना कर रहे हैं, प्रोफेशन अपना है, हम ही ओनर हैं, हम ही मास्टर हैं, हम ही मालिक हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जहां हम अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी ओनरशिप नहीं, हम किसी और की ओनरशिप में उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसमें अपना क्या दे रहे हैं? पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, ठीक है। और वो पार्टिसिपेशन इज ए काइंड ऑफ नौकरी, है ना, नौकर वाला वर्किंग, ठीक है। वर्ड थोड़ा बुरा होता है लेकिन डेफिनेटली नौकरी से ही क्या बना है? नौकर बना है कि वर्किंग फॉर अदर। और एक ही मोटिव होता है वहां, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वहां मोटिव होता है गेटिंग द रेम्यूनरेशन इन रिटर्न, कि वो जो अपने जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी मास्टर है, जिसके लिए भी वो काम कर रहा है, उसे बदले में, उसके काम के बदले में जो रेम्यूनरेशन मिलता है, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में मिलेगा, चाहे सैलरी मतलब तनख्वाह, चाहे वो वेजेस के फॉर्म में मिलेगा, वेजेस मतलब मजदूरी, ठीक है। तो हम देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। अब सारे ओनर तो नहीं, ठीक है, ओनर तो कोई एक्स पर्सन है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं दे आर नोन एज एम्प्लॉयज। वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं बट वो ना बिजनेस कर रहे हैं, दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोफेशन, दे आर इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। और जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट देता है, जो पर्सन लोगों को अपने यहाँ काम करने के लिए अपॉइंट करता है, ही इज नॉन एज एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट परमानेंट नेचर का भी हो सकता है, टेम्परेरी नेचर का भी होता है। परमानेंट मतलब जैसे कहते हैं ना, सबसे ज्यादा सिक्योर है गवर्नमेंट की नौकरी, सरकारी नौकरी बोलते हैं क्या। आजकल तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन किसी टाइम पे तो ऐसा होता था, ऑल्दो आज भी वो हॉट है कि एवरीवन वांट्स टू बी इन गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है। आज लॉकडाउन हो गया, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सुना होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में थे लोग, उनकी जॉब नहीं गई, उनको बराबर सैलरी भी मिली, क्योंकि गवर्नमेंट उसके एम्प्लॉयर है। और सब डूब जाए, गवर्नमेंट तो नहीं डूबेगी, ठीक है। गवर्नमेंट में इसके पास तो फंड्स भी, बड़े फंड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको बराबर सैलरी भी मिल रही थी, ठीक है, उनका एम्प्लॉयमेंट भी बना हुआ था, ठीक है। उसमें भी प्राइवेट, ऐसा नहीं कि प्राइवेट सारी टेम्परेरी होती है, प्राइवेट भी आप देखेंगे, इवन अपने सराउंडिंग्स में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के ऐसे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, और ताउम्र काम करेंगे, तो एक तरह से उनका वो परमानेंट जॉब है, दे आर इनटू परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। और कभी होता है, मान लीजिए आज आई एम रनिंग ए इंस्टीट्यूट, मेरे यहाँ पियोन है, वो परमानेंट है क्योंकि मुझे उसकी हरदम जरूरत होगी। मेरा जो एडमिन स्टाफ है वो परमानेंट है क्योंकि मुझे उसकी जरूरत होगी। मेरे कुछ टीचर्स जो स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं वो मेरे लिए परमानेंट है। लेकिन हो सकता है मुझे कभी एकदम से वर्कलोड आए तो मैं कुछ लोगों को अपॉइंट कर लूं 1-2 महीने के लिए। मान लीजिए मुझे कोई एडवर्टीजमेंट कैंपेन ड्राइव चलाना है, 1 महीने के लिए मैंने कुछ लोगों को टेम्परेरी अपॉइंट कर लिया, ठीक है, पार्ट टाइम बेसिस पे होता है। मेरे यहाँ मान लीजिए परमानेंटली कोई भी इंडिविजुअल 8 to 10 आवर्स काम करता है, लेकिन मैंने किसी को बुलाया कि ठीक है तुम आ जाओ, 2 घंटे आओ, पढ़ा के चले जाओ, दैट इज पार्ट टाइम। तो एम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी भी होता है, परमानेंट भी होता है, फुल टाइम भी होता है, पार्ट टाइम भी होता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक यही है। पहली बात तो अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता होगा कि भाई संडे की छुट्टी रहेगी, ठीक है, इतने घंटे काम करना पड़ेगा,
उसके लिए इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी डेट को सैलरी मिलेगी, छुट्टी होगी तो पैसे कटेंगे, इतनी छुट्टियां अलाउड होगी, दैट इज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में बंधा हुआ होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में सारी चीजें डिसाइड होती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, नेचर क्या है? सर्वेंट। डेफिनेटली कि जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में होता है उसको सिर्फ किसका ऑर्डर फॉलो करना होता है? यस बॉस। कि जो मास्टर है, जो बॉस है, उसका ऑर्डर उनको फॉलो करना है। जो बॉस कहेगा, जो बॉस के इंस्ट्रक्शन आते हैं, उस बॉस के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है। रेम्यूनरेशन, डेफिनेटली वो किसी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते, उनका एक ही मोटिव है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी घंटे काम कर रहे हैं, जितने भी महीने काम कर रहे हैं, उसके बदले में उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। रिस्क, नो रिस्क, फाइन। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है, जो एम्प्लॉय है, उसकी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क हरदम किसकी होती है? बिजनेसमैन की, मास्टर की। रिस्क होती है बिजनेस में, नौकरी में कोई रिस्क नहीं है। ये लॉकडाउन हो गया, ये एक एक्सेप्शनल फैक्टर है। अदरवाइज कहते हैं कि नौकरी कर लो, सबसे ज्यादा सिक्योर है। क्यों? बिजनेस में कितना टेंशन है, पैसा लगाओ, उसके बाद भी अनसर्टेनिटी है, रिटर्न का पता नहीं है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा उसका पता नहीं है, उसमें भी गुड्स बिकेगा कि नहीं बिकेगा पता नहीं है, आपकी सर्विसेज लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज सारा रिस्क किसका होता है? मास्टर का होता है, एम्प्लॉयर का होता है। तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट डज नॉट बियर एनी रिस्क। एक्सेप्शनल कंडीशन छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड नो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिंपली दूसरी जगह जाके क्या करना है? जॉब करना है, नौकरी करनी है। तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट सेटअप नहीं करना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना है। दैट इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट। ओके, जो नेक्स्ट डिस्कशन में हम आ रहे हैं उसी बिजनेस एक्टिविटी। अभी तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन एक्टिविटीज, 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो कवर होती है उसको हमने डिस्कस किया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इंडिविजुअली उनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिजनेस के बारे में बात करें कि जो बिजनेस एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसमें 2 तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। एक होती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और एक होती है कमर्शियल एक्टिविटी। दोनों में क्या फर्क है? जैसे बहुत सी बार अकाउंटिंग पढ़ते हुए या और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हुए, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए बहुत बार डिस्कशन होता है कि बिजनेस 2 तरह का होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक्सक्यूज मी, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। वैसे ही यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अगर शॉर्ट में समझे अबाउट द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या है, ठीक है, तो इंडस्ट्री नाम से लगता है। अगर आपको इंडस्ट्री बोला जाए तो आपके दिमाग में पहली पिक्चर क्या आती है? आपके दिमाग में पहली पिक्चर आती है फैक्ट्री आती है। जैसे आप इंडस्ट्री वर्ड सुनोगे आपके दिमाग में एक फैक्ट्री की पिक्चर डेवलप हो जाएगी कि जहां पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और कॉमर्स क्या है? जहां पे भी आप पैसे का गिव एंड टेक कर रहे हो, पैसे से रिलेटेड कुछ भी, दैट इज कॉमर्स। तो अगर शॉर्ट में समझो इन दोनों एक्टिविटी को, तो इंडस्ट्री जो है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से, स्पेशली गुड्स के प्रोडक्शन से, जहां पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज इंडस्ट्री। अब इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। और फिर कॉमर्स जहां पे अगर शॉर्ट में समझे तो ट्रेडिंग एक्टिविटी, जहां पे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जहां पे परचेजिंग और सेलिंग हो रही है, दैट इज कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। आपने किसी से पैसे लिए, चलिए परचेज और सेल तो समझ में आता है, उसके अलावा आपने किसी से पैसे लिए और उसके लिए एडवर्टीजमेंट कैंपेन प्लान किया, दैट इज कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन आप फैक्ट्री चला रहे हो और उसमें मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, घी का प्रोडक्शन कर रहे हो, ऑयल निकाल रहे हो, वो क्या हो गया? इंडस्ट्री, ठीक
दो कैटेगरी में हम बिजनेस एक्टिविटी को डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और इसी को अब आगे जाके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अंडर द इंडस्ट्री क्या क्या चीजें आती है, अंडर द कॉमर्स क्या क्या चीजें आती है, उसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे।